हम्म पहले तो देखो, क्यू के तो सारे मेंबर होंगे, मतलब सारे रैशनल नंबर तो एडरेंट पॉइंट होंगे। अब एक काम करते, ई रैशनल नंबर को चेक कर लेते हैं। क्या ई रैशनल नंबर एडरेंट पॉइंट है? मान लेते हैं अल्फा बिलोंग कर रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट। अल्फा के अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर फॉर एवरी छोड़ो, फॉर एनी, मतलब कोई भी एप्सिलॉन के लिए मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ। अब बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इसके पास रैशनल के पॉइंट तो होंगे, वो भी कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। तो इसका मतलब इसमें रैशनल नंबर भी आ गए, तो इसका क्या आएगा, पूरा रियल नंबर। तो क्यू का जो क्लोजर है वो क्यू के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इससे भी हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि रैशनल क्लोज नहीं है। ऐसे इरेशनल प्रूव कर पाएंगे कि इरेशनल का क्लोजर भी पूरा रियल नंबर आता है, इसका मतलब इरेशनल भी क्लोज नहीं है। और ये भी डेफिनेशन है डेंस सेट का, किसी सेट का क्लोजर अगर पूरा रियल नंबर आ गया तो वो सेट डेंस होता है, इसीलिए रैशनल और इरेशनल आर डेंस इन रियल नंबर। तो ये क्लोजर का डेफिनेशन क्लियर है सबको अभी? ऐसे हर एक सेट का क्लोजर निकालने आना चाहिए। और क्लोजर निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जितने भी सेट के एलिमेंट है वो प्लस जितने भी उसके लिमिट पॉइंट है वो निकाल लो, सेट के एलिमेंट और बाकी उसके लिमिट पॉइंट। ये क्लियर है सबको? किसी भी सेट का अगर क्लोजर निकालना है तो सेट के मेंबर तो आएंगे प्लस उसके जितने भी लिमिट पॉइंट आ जाते हैं। वैसे सेट में भी कुछ लिमिट पॉइंट होंगे, तो इसका लिमिट पॉइंट, तो ये अपने पास क्लोजर होता है। तो किसी भी सेट का क्लोजर क्या बनेगा, पहले वो सेट का एलिमेंट और उसके बाद उसके लिमिट पॉइंट। और हम लोग ने क्या डेफिनेशन दिया था कि किसी भी सेट को क्लोज कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, जब उसका क्लोजर किसके इक्वल आ जाएगा, एस के इक्वल। तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि एस क्लोजर कैसा सेट है, क्लोज सेट है, ये भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि सेट क्लोज है तो उसका क्लोजर एस के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब एस अगर एस क्लोजर के इक्वल है तो एस क्लोज है, तो एस बार क्या हो जाता है, क्लोज सेट। एक तो ये एक रीजन है कि सेट एक क्लोज है। इसके अलावा जैसे हम लोग ने अभी एक रिजल्ट क्या देखा था कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। मैंने बहुत सारे ओपन सेट लिया और उनका आर्बिट्ररी यूनियन लिया तो वो भी ओपन आ गए, लेकिन जब मैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो ओपन सेट नहीं आता। इसके लिए हम लोग काउंटर एग्जांपल देखे थे, बट उसके कॉम्प्लीमेंट में सारी चीजें चेंज हो जाएगी। मतलब ये ओपन के लिए है, तो ऐसे ही क्लोज सेट के लिए क्या होता है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज सेट होता है, कि जब मैं आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लूंगा किसी भी क्लोज सेट का तो वो क्या होता है, क्लोज इज अगेन क्लोज। लेकिन आर्बिट्ररी यूनियन अगर मैं लूं क्लोज सेट का तो नीड नॉट बी क्लोज। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। यहां पे आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन नीड नॉट बी ओपन था, यहां पे आर्बिट्ररी यूनियन नीड नॉट बी क्लोज। क्लियर है ये पॉइंट? कोई भी अगर ओपन सेट है उसका आर्बिट्ररी यूनियन लूं तो आर्बिट्ररी यूनियन उसका जरूरी नहीं है कि क्लोज होगा, हाँ इंटरसेक्शन क्लोज होगा। जबकि ओपन के लिए क्या था, आर्बिट्ररी यूनियन ओपन सेट था लेकिन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं था। तो ये क्लियर हो गया। अब एक और डेफिनेशन होता है, जैसे मैंने ओपन सेट का दो रीजन बताया था कि इंटीरियर पॉइंट का जो कलेक्शन होता है वो ओपन सेट क्यों होता है। एक तो ये कि ए इंटीरियर ओपन कब होगा, जब वो ए इंटीरियर ए की इक्वल आ जाए, एक तो वहां से डायरेक्ट आ जाता है। ऐसे क्लोजर क्लोज सेट कब बोलते हैं, जब उसका क्लोजर एफ की इक्वल आ जाए। एफ क्लोजर अगर एफ की इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, एफ मेरा क्लोज सेट है। तो क्लोजर का जो कलेक्शन है वो भी क्लोज सेट होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्लोजर सेट को डिफाइन करते हैं इन जनरल। इंटीरियर में हम लोग ने क्या किया था कि एक ऐसा ओपन सेट, मान लो ये ओपन सेट का कलेक्शन है और ये कंटेन कर रहा है ए के अंदर, तो जब मैं इसका आर्बिट्ररी यूनियन लूंगा तो ये भी एक ओपन सेट होगा और इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं ए इंटीरियर, तो ये भी ओपन हो जाता है। ऐसे सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको भी डिफाइन करते हैं। अब क्या करेंगे, जितने भी क्लोज सेट है, सॉरी,
जितने भी क्लोज सेट है एफ को किसी सेट को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट है उनका कलेक्शन ले लो। ये क्लोज सेट है जो किसी सेट को कंटेन करते हैं। अब क्या करो, उन ऐसे में एफ को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट है उसमें क्या कर रहे थे, एफ के अंदर कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट है, अब क्या कर रहे, उल्टा कर रहे हैं। मतलब एफ को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज सेट है, अब मैं इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले सकता हूं। अगर एफ आई क्लोज सेट है तो उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्लोज सेट। और ये जो आता है ये फिर से एक क्लोज सेट आएगा और इसी को बोलते हैं क्लोजर। तो एफ आई क्लोज सेट है तो उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी क्लोज सेट है और जो भी सेट आता है उसी को बोलते हैं क्लोजर ऑफ एफ। तो यहां से भी ये क्या आ जाता है, क्लोज सेट। तो ए इंटीरियर हमेशा ओपन होता है और एफ क्लोजर हमेशा क्लोज होता है। ये क्लियर है सबको, क्लोजर का डेफिनेशन। हेलो, क्लोजर का डेफिनेशन क्लियर है सबको। क्लोजर और क्लोज सेट का रिलेशन भी आपस में क्लियर हो गया सबको। एडेरेंट पॉइंट, क्लोजर सेट, क्लोज सेट, ओपन सेट और क्लोज सेट के बीच का रिलेशन। हम लोग ने डिफाइन किया था लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट या फिर उसी को एक्यूमुलेशन पॉइंट कहा जाता है। तो हम लोग ने सिर्फ इतना कहा था कि जैसे मान लो मैं एक नया सेट डिफाइन करता हूं, सपोज एस स्टार। इसमें क्या करेंगे, जिस पॉइंट को लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक अल्फा ले लिया, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं एक एस स्टार डिफाइन कर रहा हूं, जो भी रियल नंबर लेंगे उस सेट के अंदर से इस अल्फा को माइनस कर देंगे। मतलब ये अल्फा अगर बाहर होगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अल्फा सेट का मेंबर है पहले इसको बाहर कर दूंगा। ठीक है, अगर ये एस स्टार का कोई भी एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर अल्फा इज एन एडेरेंट पॉइंट हो गया, एडेरेंट पॉइंट ऑफ एस स्टार, तो देन अल्फा को बोलते हैं लिमिट पॉइंट, या फिर इसी को कहा जाता है एक्यूमुलेशन पॉइंट। दोनों का डेफिनेशन सेम ही वही था ना। उसमें क्या करते थे, जब हम लोग एडरेंट पॉइंट थे तो एडरेंट पॉइंट का डेफिनेशन क्या था कि जो भी पॉइंट है उसी के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ कर लो और सेट का एक मेंबर होना चाहिए। लेकिन लिमिट पॉइंट क्या कहता है, पहले उसको सेट से बाहर कर दो, जिस पॉइंट को ले रहे हैं ना उसको बाहर कर दो और फिर चेक करो क्या कोई सेट का मेंबर है या नहीं। उसका कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, उस पॉइंट को रिमूव करो। जैसे मान लो मैंने उस पॉइंट को रिमूव कर दिया, अब जो बचेगा उसको नाम दे दिया एस स्टार। तो एस स्टार के अंदर अब कोई सेट का पॉइंट आ रहा है तो मैं एक काम कह सकता हूं ना कि अल्फा अगर एस स्टार का एडरेंट पॉइंट हो गया तो इस अल्फा को, इस एस का हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेशन या लिमिट पॉइंट। तो जिस पॉइंट को चेक करना उस पॉइंट को बाहर कर दो और उसी पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ कर दो। ठीक है, और अगर उसके हर एक नेबरहुड में सेट का पॉइंट आ गया उस पॉइंट को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट। बट अब हम लोग यहां से कुछ थ्योरम डिफाइन करते हैं। मान लेता हूं ऐसे कुछ फाइनाइट पॉइंट है, किसी सेट में मान लो कुछ फाइनाइट पॉइंट है, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। ठीक है, ये मेरे पास कुछ अल्फा 1, अल्फा n, ये किसी फाइनाइट पॉइंट है। अब मैं एक काम करता हूं, लिमिट पॉइंट निकालना चाहता हूं कि जैसे एक पॉइंट है, इसके नेबरहुड में कितने पॉइंट आ गए, कुछ फाइनाइट पॉइंट आ गए अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक। क्योंकि उस नेबरहुड में क्या होना चाहिए, उस पॉइंट को छोड़ के इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बट कितने पॉइंट होंगे ये पता नहीं। तो मान के चलता हूं कि इस एक अल्फा मैंने पॉइंट लिया, किसका, सेट का, और ये अल्फा इसका लिमिट पॉइंट है, एंड एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं इस अल्फा के अराउंड, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और इसके अंदर कुछ फाइनाइट पॉइंट आ गए जिसको मैंने नाम दे दिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। अब अगर ये कुछ फाइनाइट पॉइंट है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं
ये नेबरहुड है मेरा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ पे कुछ अल्फा है। और ये जितने भी नेबरहुड में ना यही फाइनाइट पॉइंट है, ये कुछ अल्फा 1 होगा, कुछ अल्फा 2 होगा, यहाँ पे कुछ अल्फा 3 होगा, कहीं भी हो सकते हैं। ये मान लेता हूँ कुछ अल्फा एन है, ऐसे ही कुछ होंगे ये टाइप पे, कुछ अल्फा आई अल्फा एन। ये समझ में आ रहा है सबको? लिमिट पॉइंट का हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था, उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, उस पॉइंट को छोड़ के सेट के कुछ पॉइंट होने चाहिए। तो मान लेता हूँ उस सेट के कुछ फाइनाइट पॉइंट है, अल्फा 1 से लेके अल्फा एन तक, और ये इस नेबरहुड के अंदर है, मतलब कुछ इसी तरीके से होंगे। ये समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि अगर अल्फा कोई लिमिट पॉइंट है तो उसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, तो उस पॉइंट को अगर रिमूव कर देंगे तो सेट का कितना पॉइंट आना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट तो आना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि मान लो कुछ फाइनाइट पॉइंट है, तो उस फाइनाइट पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया कि इस नेबरहुड के अंदर कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, उसके पास सपोज फाइनाइट पॉइंट है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, हम लोग वो चेक करना चाहते हैं। तो ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग अभी क्लेम करेंगे कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करो तो उस पॉइंट को छोड़ के सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट से काम नहीं चलता, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट। समझ में आ रही है? लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन यही है ना कि उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करो तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। बट वो इन जनरल डेफिनेशन नहीं, इन जनरल डेफिनेशन सिर्फ इतना है कि उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करो तो सेट का, उस पॉइंट को छोड़ के सेट का कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। लेकिन रियल के अंदर या और भी कुछ है ऐसा, हम लोग जब टोपोलॉजी पढ़ते हैं तो T1 T2 T3 स्पेस ऐसे पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें होल्ड होती हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये अल्फा के अराउंड ये फाइनाइट पॉइंट है, अब ना एक मैं खुद से एक डिस्टेंस डिफाइन करता हूं डेल्टा, वो मिनिमम डिस्टेंस ले लूंगा। ये जितने भी पॉइंट है अल्फा माइनस अल्फा आई डिस्टेंस ले लूंगा, वेयर अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, और ये मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब मैंने अल्फा से लेके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया, और ये मान लो मेरे पास एक अल्फा एन डिस्टेंस है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे खड़े होके डेल्टा रेडियस का एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा। अब मुझे फिर से एक नया डेल्टा मिल गया, जबकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, फॉर एनी डेल्टा, मैं कोई भी डेल्टा चूज करूं उसके अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो इस अल्फा को छोड़ के सेट के कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट, एक पॉइंट कम से कम आना चाहिए। बट मुझे अब एक ऐसा डेल्टा मिल गया, जब मैं ये डेल्टा का नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट पे, तो अब सेट के कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सेट के जितने भी पॉइंट थे वो सब बाहर चले गए। तो इससे क्या पता चला कि लिमिट पॉइंट ये कहता है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो सेट के उस पॉइंट को छोड़ के सेट के कितने पॉइंट आने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। तो फाइनाइट पॉइंट इज नॉट सफिशिएंट। पहले नॉन एम्प्टी देख रहे थे, फिर नॉन एम्प्टी के बाद सिंगलटन को हटा दिए, नॉन एम्प्टी सिर्फ किसके लिए था, एडरेंट पॉइंट। फिर लिमिट पॉइंट पे हम लोग ने और एक किया कि एक काम करते हैं उस पॉइंट को भी हटा देते हैं, फिर वो लिमिट पॉइंट। फिर हम लोग ने क्या किया, देखते हैं क्या फाइनाइट पॉइंट हो सकता है, तो फाइनाइट पॉइंट भी नहीं हो सकता, उसको भी हटा दिए। तो इससे क्या पता चला अपने को कि अल्फा अगर लिमिट पॉइंट किसी सेट का बनना चाहता है तो उसके अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो सेट के कितने मेंबर आने चाहिए, इनफाइनाइट मेंबर। तो क्या किसी फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट होगा? हम्म, किसी फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट हो सकता है, पॉसिबल है ये? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब ये नेसेसरी कंडीशन हो गया बाय डेफिनेशन कि लिमिट पॉइंट बनना है तो उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो सेट का इनफाइनाइट पॉइंट आना चाहिए। लेकिन जब सेट के पास ही खुद फाइनाइट पॉइंट है तो वो किसी नेबरहुड में उसके इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल ही नहीं। नेचुरल नंबर का भी जो लिमिट पॉइंट है वो भी एम्प्टी आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसके क्लोजर को कैसे डिफाइन किया था कि नेचुरल नंबर और उसके लिमिट पॉइंट। नेचुरल नंबर तो सारे रहेंगे और यही इसका क्लोजर भी आता है, तो लिमिट पॉइंट में एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से है। मैं किसी भी पॉइंट के अराउंड हमेशा एक नेबरहुड मिल जाएगा जिसके नेबरहुड में सेट का इस पॉइंट को छोड़ के कोई पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट की तो बात ही छोड़ दो। तो देयरफॉर नेचुरल नंबर हो, सेट ऑफ इंटीजर्स हो, फाइनाइट सेट हो,
या कोई भी डिस्क्रीट सेट अभी पढ़े नहीं है ना, तो ये टाइप के जितने भी सेट आएंगे उसके पास कभी भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। और लिमिट पॉइंट से एक डेफिनेशन देखे थे कि किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट अगर उसी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब L अगर S के लिमिट पॉइंट को बिलोंग कर रहा है तो L S का मेंबर होना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, S इज क्लोज। तो ये भी एक डेफिनेशन है। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बहुत यूज करते हैं हम लोग। तो एक क्लोजर का भी डेफिनेशन है, एक लिमिट पॉइंट का भी। तो अपना लिमिट पॉइंट हो गया, एडरेंट पॉइंट हो गया, एक कंडेंसेशन पॉइंट होता है। कंडेंसेशन पॉइंट कुछ नहीं है, एक्यूमुलेशन का ही एक टाइप है, जो कहीं कहीं किसी बुक में उसको डिफरेंशिएट करते हैं और किसी किसी बुक में उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, किसी पेपर में पूछते नहीं। बट डिफरेंस क्या है, जो हम लोग यहाँ पे लिमिट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट का कितना मेंबर आने चाहिए, इनफाइनाइट। लेकिन ये नहीं कहता है कि इनफाइनाइट में काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल। जबकि कंडेंसेशन पॉइंट ये कहता है कि उस पॉइंट के अराउंड जब आप नेबरहुड ड्रॉ करोगे, अगर अल्फा को किसी सेट का कंडेंसेशन पॉइंट बनना है तो उसके नेबरहुड में सेट के अनकाउंटेबल पॉइंट आने चाहिए। तो रैशनल नंबर का जब मैं कंडेंसेशन पॉइंट निकालूंगा तो वो एम्प्टी आता है, जबकि एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या आता है, पूरा रियल नंबर। लेकिन रैशनल का जब कंडेंसेशन पॉइंट निकालूंगा तो उसमें पूरे रियल नंबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल के पास अनकाउंटेबल पॉइंट है, जबकि इरैशनल के पास अनकाउंटेबल पॉइंट है, जबकि रैशनल के पास सिर्फ काउंटेबल है। तो ये डिफरेंस है, कभी किसी पेपर में पूछा नहीं, पता होना चाहिए। एडरेंट पॉइंट किसको कहते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट किसको बोलते हैं, और कंडेंसेशन। तीनों में डिफरेंस समझ में आया सबको? एडरेंट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, इसको एसीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, या इसी को लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं। और एक होता है अपने पास कंडेंसेशन पॉइंट। एडरेंट पॉइंट सिर्फ कहता है कि उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करो तो सेट का एक मेंबर होना चाहिए। लिमिट पॉइंट कहता है कि उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करो कोई भी, तो सेट के इनफाइनाइट मेंबर होने चाहिए। और कंडेंसेशन बोलता है कि उस पॉइंट के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो सेट के अनकाउंटेबल मेंबर होने चाहिए, कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो। तीनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? अब एक और डेफिनेशन आता है, अगर मैं किसी सेट का मेंबर ले लूं, एक मैंने एक्स किसी भी इन जनरल रियल नंबर के सेट का मेंबर ले लिया, मान लो एक्स उसके लिमिट पॉइंट को नहीं बिलोंग कर रहा है, बट एक्स मेरा किसी सेट को बिलोंग, सेट का मेंबर तो है बट वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट को कहते हैं कि वो सेट के आइसोलेटेड पॉइंट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं सेट का, जब उस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट के सिर्फ एक ही मेंबर आने चाहिए। मतलब जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा उस सेट के अराउंड, और उस पॉइंट के अराउंड कोई भी नेबरहुड, तो उसमें सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए और वो खुद एक्स आना चाहिए। अगर मैं उस पॉइंट को हटा दूं तो वो हर केस में क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो सेट का वो पॉइंट जो लिमिट पॉइंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। तो किसी भी सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक उसके आइसोलेटेड पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में। तो कोई भी सेट या तो उसके आइसोलेटेड पॉइंट को बिलोंग करेगा या तो उसके लिमिट पॉइंट को बिलोंग करेगा। कॉम्प्लेक्स में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइसोलेटेड का मतलब ही होता है कि किसी पॉइंट के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो उसके पास सेट का कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सिंगुलैरिटी वगैरह पढ़ते हैं उसमें सब यही करते हैं, पोल ये सब जो रहते हैं वो सब आइसोलेटेड पॉइंट ही रहते हैं, पढ़ते हैं ना, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड। क्लियर? ये किसी भी एनालिटिक फंक्शन के जीरो आइसोलेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक जीरो है तो उसके अराउंड हमेशा एक यूनिट डिस्क, एक डिस्क मिल जाएगा, डिस्क में कोई भी दूसरा जीरोस नहीं होंगे, तो वो आइसोलेटेड का मीनिंग होता है। क्लियर है सबको? आइसोलेटेड सेट में नहीं पूछेंगे बट इसका यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स में बहुत करते हैं। कोई पॉइंट अगर आइसोलेटेड नहीं है तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। दो ही चीज होती है, या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा या तो उसका लिमिट पॉइंट होगा।
आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा सेट का मेंबर होता है, लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी, अगर होगा तो कब होगा, जब उस सेट खुद क्लोज हो, अदरवाइज कभी भी लिमिट पॉइंट का मेंबर नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सबको? डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको सारे? लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। ऐसा सेट एक बाउंड्री पॉइंट होता है, कोई भी एलिमेंट अगर उसके ए का भी इंटीरियर पॉइंट हो और उसके कॉम्प्लीमेंट का भी इंटीरियर पॉइंट हो, मतलब इसको ही बिलोंग करे, इसको ही बिलोंग करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, मतलब उस किसी भी पॉइंट के अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करोगे तो उसमें सेट का भी मेंबर आना चाहिए और उसके कॉम्प्लीमेंट का भी मेंबर आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बाउंड्री सेट। जैसे 0 1, इसका बाउंड्री क्या आता है? 0 1। तो 0 के अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करो, कोई भी, उसमें सेट के बाहर के मेंबर भी आते हैं, सेट का मेंबर भी आते हैं। बाकी ये देखो इसमें तो नहीं आ रहा है, ऐसे यहाँ पे 1 पे ड्रॉ करूंगा तो सेट के बाहर के मेंबर आएंगे और सेट के अंदर के मेंबर, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। ऐसे एक फ्रंटियर पॉइंट होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है, किसी किसी बुक में इनको भी डिफरेंशिएट करते हैं, किसी किसी बुक में एक ही बोलते हैं। डिफरेंशिएट ऐसे होता है, फ्रंटियर पॉइंट सेट का मेंबर होना चाहिए, जबकि बाउंड्री पॉइंट के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बाकी जनरल बुक में जो नेट वेट में पूछते हैं उसमें बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट का सेम डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन सबको क्लियर है पूरा टोटल? हेलो, डेफिनेशन क्लियर हो गया सबको? अब ये कुछ कनेक्टेड किसको बोलते हैं? रियल के अंदर जितने भी इंटरवल है, सिर्फ रियल के अंदर। कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव करेंगे? क्लोज प्लस बाउंडेड। अपने को बाउंडेड भी पता है, क्लोज भी पता है, अपने को इंटरवल भी पता है। डिस्क्रीट किस सेट को कहते हैं? जिस सेट का आइसोलेटेड पॉइंट उसी सेट के इक्वल आ जाए उस सेट को डिस्क्रीट सेट कहा जाता है। परफेक्ट सेट किसको बोलते हैं? जिस सेट का लिमिट पॉइंट या फिर डिराइव सेट, लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिराइव सेट। उसी सेट के इक्वल आ गया उसको परफेक्ट सेट बोलते हैं। और किसी सेट का लिमिट पॉइंट पूरे रियल के इक्वल आ जाए रियल एनालिसिस में, उसको बोलते हैं डेंस सेट। तो ये सबको समझने के लिए सिर्फ डेफिनेशन समझना पड़ता है, बाकी ये सब तो इन्हीं से आ जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, डिस्क्रीट, परफेक्ट, डेंस। रियल के अंदर कभी भी अपने को कॉम्पैक्ट चेक करना है तो हम लोग सिर्फ क्लोज चेक करते हैं, बाउंडेड चेक करते हैं। क्लोज चेक करने का भी अलग अलग डेफिनेशन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सेट के मेंबर होने चाहिए। अगर एल एस टेस को बिलोंग कर रहा है तो ये कंटेन करना चाहिए एस को, मतलब एल एस को भी बिलोंग करना चाहिए, जितने भी लिमिट पॉइंट के मेंबर, तो वो क्लोज हो जाता है। एक डेफिनेशन आता है ओपन। ओपन के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? इंटीरियर पॉइंट। अब क्वेश्चन जब जो तुम लोग को होमवर्क में करना है वो क्या करना है? इन सब के बीच में रिलेशन। जैसे मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था कि अगर कोई सेट कॉन्टिन्यूअस है तो सब पता होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं। ऐसे यहां पे भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए ओपन है, जैसे मैं बोल रहा हूं ए इज ओपन, तो इसके ए इंटीरियर के बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर ए इंटीरियर ओपन है तो हम लोग इसके ए के बारे में क्या बोल सकते हैं? जैसे क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं, मैंने ये ले लिया कि लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, इस पे फोकस करो, कोई भी सबसेट ऑफ आर, मैंने आर का कोई भी सबसेट ले लिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या है?
ए बोथ ओपन एंड क्लोज, अगर है तो एक मतलब काउंटर एग्जांपल दे दो। तो जिस मतलब काउंटर मतलब एक देके इसको हम लोग मे भी मतलब क्या होता है, खाली एक भी एग्जांपल मिल गया तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर नहीं है तो प्रूव करना पड़ेगा इसमें। डेफिनेट में पूछा तो अगर ट्रू करना है तो डेफिनेट में उसको प्रूव करो, अगर उसको फॉल्स करना है तो काउंटर एग्जांपल दो, और पॉसिबिलिटी भी उल्टा होता है। ए मे बी, अच्छा कैन भी पहले ही बोलती है ना, तो ए इज ओपन, थर्ड ए इज क्लोज, ए इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज। बताओ कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? कौन सा पॉसिबिलिटी इसमें से करेक्ट है बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? फर्स्ट वाला ट्रू हो सकता है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अगर ट्रू होगा तो उसके लिए एक अपने को एग्जाम्पल अपने पास होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ। सेट में कोई कंडीशन दिया है नहीं, तो अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो एम्प्टी सेट रियल नंबर, सबसेट में आर खुद भी आता है, तो ये करेक्ट है। ए ओपन हो सकता है, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। ए क्लोज हो सकता है, हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। ए नाइदर ओपन नॉर क्लोज, हाँ तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या दोगे? रैशनल, ये, या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज वाला इंटरवल ले लो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल। अब मैं देखो क्वेश्चन को कैसे चेंज करता हूँ। ए नॉन एम्प्टी, अब कौन सा ट्रू होगा इसमें? अगर मैं इसी को चेंज कर दूं नॉन एम्प्टी, तब कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट ट्रू होगा फिर भी, आर। सेकेंड ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये नाइदर ओपन नॉर क्लोज ये भी ट्रू होगा ना, ये भी तो नॉन एम्प्टी है। अब अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? सिर्फ ऑप्शन बताओ। ए बी अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? कैन बी ट्रू, ये ओपन नहीं हो सकता, कोई एग्जांपल नहीं है जिसमें ओपन होगा। ऑल फॉल्स क्यों होगा? ओपन नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर, क्लोज के लिए नेचुरल नंबर ले लो, फाइनाइट सेट ले लो, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट रहेगा ना। क्लोज भी है, ओपन भी हो सकता है, 0 1 ले लो, ये ट्रू होगा। ए नाइदर ओपन और क्यू रैशनल नंबर, यही सारे एग्जांपल हो जाएंगे, ये ट्रू नहीं होगा। अगर आर का, और जो भी ले रहे यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं, हाँ, ये याद रखना, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब यूजुअल मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि रियल के अंदर यूजुअल मैट्रिक में सिर्फ एम्प्टी सेट और आर खुद ही ऐसा सेट है। प्रॉपर का मतलब मैं आर को नहीं ले सकता, एम्प्टी सेट भी नहीं ले सकता हूं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूं इसको। ए बी अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, सेट ऑफ आर, फाइनाइट सबसेट ऑफ आर। अब बताओ अब कौन सा ट्रू होगा? ए, अगर अब मैंने इसमें और एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दिया कि ए मेरे पास एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है आर का, तब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे? ए कैन बी ओपन, कोई फाइनाइट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है। कोई एग्जांपल है जिसमें नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ओपन हो?
हम लोग ने प्रूव किया है ना, जितने भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, हाँ अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं ना, सिर्फ फाइनाइट सेट लिखूं, तब ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट है जो कि ओपन एंड बोथ, मतलब बोथ ओपन एंड क्लोज, तब मेरे सारे करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट लूंगा, तब इस केस में मेरा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी रॉन्ग है, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर इज ऑलवेज क्लोज सेट। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन को मैं कितने अलग अलग तरीके से चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्लियर हो गया किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, अगर ए ओपन है तो क्या ए इंटीरियर ओपन होगा? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोलूंगा। पहला ऑप्शन है कि ए ओपन है तो ए इंटीरियर ओपन होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ए इंटीरियर ओपन है तो इंप्लाइज दैट कि ए इज ओपन। थर्ड, ए इज ओपन if and only if A interior is open. Fourth, A is open implies that A closer is open. Fifth, A closer is open implies that A is open. A is open if and only if A closer is open. A is close implies A interior is close. A interior is close implies A is close, और ऐसे इफ एंड ओनली। पहले तो इसमें से ये बताओ किस क्वेश्चन का सेंस नहीं बनेगा इसमें। इसमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ जो रॉन्ग है, मतलब जो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम में डायरेक्टली बोल सकते ये रॉन्ग होगा। पहला तो ऑप्शन ये है। उसके बाद ये बताओ कि कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, और फिर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। नहीं नहीं, पहला वाला कैसे रॉन्ग होगा? पहला वाला सेंस है क्वेश्चन का, वो तो बोल सकते हैं ना फॉल्स होगा। वो तो नहीं होगा तो उसको बोल देंगे रॉन्ग है, वो क्वेश्चन करेक्ट है। वो क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा ऐसा कौन सा है? प्रीमाइसेस को हम लोग हमेशा ट्रू मान के चलते हैं, कंक्लूजन तो प्रीमाइसेस पे डिपेंड करता है। जब हम लोग लॉजिक पढ़ते हैं उसमें यही सीखते हैं ना कि जो अपना एजम्पशन है ना वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद सिलॉक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं ना जो लॉजिक में, कि एजम्पशन मस्ट बी ट्रू। जो प्रीमाइसेस या एजम्पशन है ना वो ट्रू होने चाहिए। उसके बाद जो कंक्लूजन है वो डिपेंड करता है एजम्पशन के अकॉर्डिंग ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन जो एजम्पशन गिवन है वो हमेशा ट्रू मान के चलते हैं हम लोग, तो वही लेना जो ट्रू हो। क्लियर है? तो ये तो कुछ भी हो सकता है, ये जो कंक्लूजन है वो तो डिपेंड करेगा ना, बोल देंगे स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन ही रॉन्ग है ऐसा कौन सा है? कोई बताएगा? इसमें दोनों में डिफरेंस है। हाँ, कभी रीजनिंग पढ़ोगे ना तो रीजनिंग में यही सब देखते हैं कि एजम्पशन मस्ट बी ट्रू। अपने पास कैसा पी इंप्लाइज क्यू, अगर नहीं इंप्लाई करो तो उसको सीधे सीधे रॉन्ग बोल देंगे ना। लेकिन पी ही अगर फॉल्स हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन रॉन्ग है, और जिसने भी अटेम्प्ट किया उसको सबको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आंसर की में किसी ने अलग किया है तो सबको मार्क्स नहीं देते। वही चीज यहाँ पे भी है। किस ऑप्शन में अगर उसने अटेम्प्ट किया है तो सबको मार्क्स मिलेंगे? एक तो फिफ्थ है, दूसरा एक और है, फिफ्थ है और एक इसमें है।
फिफ्थ के अलावा और एक इसमें, वो बता दो, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। सेवंथ में क्या दिक्कत है? सेवंथ भी करेक्ट होगा। फोर्थ भी करेक्ट है, फोर्थ में क्या है? तो मेरा ऑप्शन रॉन्ग होगा ना, क्वेश्चन रॉन्ग है, वो कौन सा है? इम्प्लीकेशन के बाद ना वो अलग चीजें हैं, एजम्पशन इसको बोलते हैं। इम्प्लीकेशन के बाद तो मैं कुछ भी देख सकता हूँ, तो डिपेंड करता है कि ये इसको इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये आगे क्या होगा वो छोड़ दो, ए बार कभी ओपन नहीं होता, ये हमेशा क्लोज होता है। तो एक तो ये इक्वेशन का कोई सेंस नहीं बनता। ए इंटीरियर ये हमेशा होता है, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बनता, ये हम लोग पूछ ही नहीं सकते। अब ये चेक करते हैं, ए ओपन है इंप्लाई दैट ये ओपन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वैसे इसमें कोई भी कंडीशन लगा दो, ये हमेशा ओपन हो, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये करेक्ट है। सेकेंड वाला अगर करेक्ट नहीं है तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल बताओ। पहला करेक्ट है ना, यहाँ पे कोई भी सेट ले लो, ए इंटीरियर हमेशा ओपन आता है, ये तो हमेशा ट्रू आएगा। कभी कभी किसी ऑप्शन में ना ऐसा ऑप्शन भी देते हैं कि जो हमेशा ऑलवेज ट्रू होता है, उसको चेक ही नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे करेक्ट होता है वो। जैसे होमोजीनियस देके अगर पूछ ले कि इसके पास जीरो सॉल्यूशन होगा, तो वो तो हमेशा ही करेक्ट होगा, क्योंकि जीरो सॉल्यूशन तो हर केस में होता है। या फिर ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, और उसमें कह दे इसके पास कोई भी जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड वाला करेक्ट है, करेक्ट है तो प्रूव करो, इनकरेक्ट है तो काउंटर एग्जांपल दो। जल्दी जल्दी बताओ, फिर कुछ क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, कि वो सबका आंसर आना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एक चीज पता है तो उससे क्या क्या इंप्लाई करेगा। पी इंप्लाइज क्यू भी पता होना चाहिए, क्यू इंप्लाइज पी भी पता होना चाहिए, और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन ही पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी बोलो, सेकंड करेक्ट है, नहीं करेक्ट है तो काउंटर एग्जांपल दो ना। ऐसा कोई सेट है जिसका इंटीरियर ओपन हो, भले एक ओपन नहीं है? मे भी नहीं, इम्प्लीकेशन में मे भी नहीं होता, इम्प्लीकेशन डेफिनेट में होता है कि जब ये ओपन है तो ये ओपन। इम्प्लीकेशन में मे भी कहां से आ गया? इम्प्लीकेशन हमेशा डेफिनेट होता है, पी इंप्लाइज क्यू, ये हमेशा डेफिनेट है कि इसको तभी ट्रू बोलेंगे जब ये ट्रू हो गया, तो उसको मस्ट भी ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे मे भी नहीं लगता, मे भी पहले ही देते, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू, तो ये इम्प्लीकेशन नहीं लगाएंगे फिर वहां पे। इम्प्लीकेशन डेफिनेट में होता है, पॉसिबिलिटी नहीं होता यहाँ। काउंटर एग्जाम्पल बहुत सारे है ना, ये तो हमेशा ही ओपन होता है, किसी भी सेट का इंटीरियर निकालो ये तो हमेशा ही ओपन होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ए ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनाइट सेट का इंटीरियर क्या होता है? एम्प्टी सेट। क्यू का इंटीरियर क्या होता है? एम्प्टी सेट। इरेशनल का एम्प्टी क्या होता है? इंटीरियर सेट। बट इसमें से कोई भी सेट ओपन नहीं है, और एम्प्टी सेट हमेशा ओपन है। तो किसी भी सेट के इंटीरियर ओपन होने से इट डजंट इंप्लाई कि सेट ओपन हो जाएगा। इस सेट का भी इंटीरियर निकालूंगा वो भी ओपन आएगा, बट सेट मेरा ओपन नहीं है, तो देयरफॉर ये स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है। थर्ड वाला